स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में आप लोगों के सामने मैंने दो रूल्स डिस्कस किए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन। ये दोनों लॉ पहले से ही 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हैं। अब इसके आगे केमिकल कॉम्बिनेशन का थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, जिसको जॉन डाल्टन ने डिस्कवर किया है, यह आप लोगों के लिए नया है। अब पहले नंबर पर तो ये देखा जाए कि ये लॉ है क्या। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर एलिमेंट केमिकल कंपाउंड, then the different weight of one of the element which combine with the fixed weight of another bear a simple ratio to one another। अब इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने पास कार्बन और ऑक्सीजन से रिलेटेड है। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होकर के दो ऑक्साइड बनाते हैं, एक तो CO2 एक CO, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 16 है। तो CO में 12 पार्ट जो कार्बन का वेट है उससे 16 पार्ट ऑक्सीजन कंबाइंड हुई है। लेकिन CO2 की अगर हम बात करें तो CO2 में 12 पार्ट कार्बन से 32 पार्ट ऑक्सीजन का कंबाइंड हुआ है। तो कार्बन का अमाउंट दोनों पॉइंट पर देखो सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट CO और CO2 में अलग अलग है। तो CO और CO2 में जो ऑक्सीजन का अमाउंट है 16 और 32, इनमें अगर एक हम रेशियो निकालें तो एक सिंपल मल्टीपल रेशियो अपने को मिलेगा। जैसे 16:32 तो 1:2 रेशियो का एक रिलेशन अपने को मिल जाएगा। इस सिंपल कॉन्सेप्ट से हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रूव कर रहे हैं। आप लोग इसमें परेशान मत होना, जब भी स्कूल ओपन होगा तो हम इस सब टॉपिक को एक बार दोबारा क्लास में डिस्कस ज़रूर करेंगे और इनके बेसिक चीज़ों पर भी जाएंगे। आप लोग थोड़ा बुक की हेल्प ले करके, वीडियो की हेल्प ले करके इसको समझने का प्रयास करना। वीडियो बहुत लंबे नहीं बनाए जा सकते, इसलिए हमें थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, टॉपिक कवर करने के हिसाब से इसको करना पड़ रहा है। इसके आगे फोर्थ लॉ गैलुसैक्स लॉ है। ये भी हमारे लिए बड़े काम का रूल्स हैं, जिसको जोसेफ लुइस गैलुसैक्स ने सबसे पहले दिया है। वेन एवर गैसेज रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम एंड बियर अ सिंपल रेशियो इफ़ दे आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का इनका मतलब सिंपली ये है कि जब भी कोई गैस आपस में कंबाइंड होगी तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइंड होगी, और बनने वाला प्रोडक्ट भी अगर गैस है तो भी इन्हीं के साथ एक सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएगा। जैसे H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl। अब इसमें 1 पार्ट हाइड्रोजन बाई वॉल्यूम एंड 1 पार्ट क्लोरीन बाई वॉल्यूम, 2 पार्ट HCl का फॉर्मेशन ये कर रहे हैं। तो 2 पार्ट HCl का मतलब क्या है कि 1:1 तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का कंबाइनिंग रेशियो है, लेकिन HCl का 2 पार्ट बन रहा है, 2 वॉल्यूम बन रहा है, तो जो हमारा HCl बन रहा है वो 2 आ रहा है। तो अगर हम हाइड्रोजन क्लोरीन और HCl में रिलेशन बनाना चाहें बाई वॉल्यूम तो 1:1:2 का रेशियो यहाँ पर डेवलप होगा। सेम कंडीशन में सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर ये रिलेशन बनेगा। इस पर भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बहुत इजी गोइंग सॉल्व होते हैं। अब एवोगाड्रोस लॉ, जैसा कि आपको 9th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था, तो ये सिंपल सा एक लॉ है जिसको हम लोग बड़े आसानी से डिस्कस करते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कहने का सिंपल मतलब क्या है, कोई भी गैस अगर HTP पर 1 मोल है तो 22.4 लीटर वॉल्यूम वो कवर करेगी। तो HTP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन है और स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm हम लोग मान के चलते हैं। और 1 मोल कोई भी सब्सटेंस अगर होगा तो 1 उसमें एवोगाड्रो नंबर के इक्वल उसमें एटम का या मॉलिक्यूल का नंबर आएगा। तो 6.022 10^23 ये नंबर बनेगा। अगर हम 22.4 लीटर CO2 लेके चलेंगे तो 6.022 10^23 CO2 मॉलिक्यूल बनेंगे। इतने मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे। 1 मोल कोई भी गैस ली जाएगी HTP पर 22.4 लीटर वॉल्यूम कवर करेगी
और उसमें उस पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल का या एटम का नंबर 6.022 10^23 होगा। इस सिंपल कॉन्सेप्ट से हम अवोगाड्रो लॉ को प्रूव कर सकते हैं। इसके आगे देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी गई है, जो कि एक बेसिक चीज़ है, जो कि 9th क्लास में डिस्कस की गई है पहले से ही। यहाँ पर हम लोग कुछ सिंपली यूँ आप जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको एक बार पढ़ लेना, बड़े आसान हैं और आसानी से समझ में आ जाएंगे। वो 9th वाला ही टोटल रिपीट यहाँ हुआ है। एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट भी 9th क्लास में स्पेशली आ चुका है। यहाँ पर एटॉमिक मास का सिंपल मतलब क्या है कि हम लोग कार्बन को बेस मान करके, कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसके 1/12 पार्ट से कंपेयर करके किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों हम इसको नाम देते हैं, क्योंकि ये कार्बन 12 से कंपेयर करके निकाली गई है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने क्या लिया, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन एलिमेंट इज़ हैवियर देन 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब 1/12 पार्ट से अगर हम कंपेयर करेंगे, कोई भी एलिमेंट जितने टाइम्स हैवियर होगा वो उसका एटॉमिक मास बन जाएगा या रिलेटिव एटॉमिक मास बन जाएगा। जैसे अगर सोडियम का एटॉमिक मास 23 हम लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम का 1 एटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से 23 टाइम्स हैवियर है। AMU, जैसा कि आपको पहले से पता है, एटॉमिक मास यूनिट हम लोग इसको नाम देते हैं, या आज के टाइम में बड़े आसानी से हम लोग इसको यूनिफाइड मास ले लेते हैं, U से मेंशन करते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास या मोलर मास की कोई यूनिट नहीं है। हम सिंपली AMU या U से इसको सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में निकाली गई है, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी इसकी यूनिट नहीं ले सकते, क्योंकि रिलेटिव वैल्यू है। इसलिए हम लोग सिंपल वे में इसको AMU या U से इसको मेंशन कर लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास की जहाँ तक बात की जाए, आपको सबको पता है कि नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैक्सिमम एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं, इसलिए अलग अलग आइसोटोप्स का मास अलग अलग होगा। तो जब हम लोग उनका एक सिंपल वे में कह सकते हो, जितने भी आइसोटोप्स जिस रेशियो में अवेलेबल हैं उनका एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं, उसी को हम एवरेज एटॉमिक मास का नाम देते हैं, और इसी को ज़्यादातर केस में हम लर्न करते हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल कार्बन के रिस्पेक्ट में दिया गया है। जैसे कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, 12 आइसोटोप वाले का, ये 98.892% अवेलेबल है। इसी तरह से देखा जाए, कार्बन के और भी आइसोटोप्स हैं, जिसका एटॉमिक मास 13 है, वो देखा जाए 1.108% अवेलेबल है। जिसका एटॉमिक मास 14 है, ये तो बहुत कम अवेलेबल है, 2 × 10⁻10 के % में अवेलेबल है। जब इनका हम एक रेशियो निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो 12.011 आएगा U, या इसको सिंपली हम 12 मान करके हम लोग हमेशा डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के जो एटॉमिक मास हैं ज़्यादातर फ्रैक्शन में मिलते हैं, और फ्रैक्शन में इसलिए मिल पाते हैं क्योंकि वो एवरेज एटॉमिक मास है, क्योंकि हर एलिमेंट्स के आइसोटोप्स अवेलेबल हैं। मोलर मास के केस में जैसा आपको पहले से ही पता है कि मोलर मास निकालने के लिए जो भी हम लोग मॉलिक्यूल हमारे सामने रहता है, उसमें एलिमेंट का एटॉमिक मास जो रहेगा उसको हम लोग सम कर लेते हैं, तो उससे अपने को मोलर मास मिलता है। फार्मूला मास हम लोग ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन और हर चीज़ें वैसे की वैसे करते हैं जैसे हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए करते आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें 9th में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया है, यहाँ पर एक तरह से रिपीट हो रही हैं। मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। मोल कॉन्सेप्ट का सिंपल मतलब वही है कि मोल का मतलब क्या है, अ मोल ऑफ इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एटम्स, मॉलिक्यूल, आयंस और अदर पार्टिकल एज देयर आर प्रेजेंट एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 जो आइसोटोप्स है उसके 12 ग्राम में जितने नंबर अवेलेबल हैं, जितने मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, उतने मॉलिक्यूल, उतने भी मॉलिक्यूल, एटम, आयन, कुछ भी अगर हम एक साथ कलेक्ट कर लें तो उसको हम लोग 1 मोल का नाम देते हैं। मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड देखा जाए, यहाँ पर द मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल वट एवर द सब्सटेंस में भी, सब्सटेंस कोई भी हो, मोल जो उसका 1 मोल में जो वैल्यूज़ आएंगी वह हर एलिमेंट्स के लिए सेम आएंगी, नंबर के बेसिस पर सेम आएंगी। अवोगाड्रो कांस्टेंट को लिया गया है। इस अवोगाड्रो कांस्टेंट का मतलब वही जो हम लोग अवोगाड्रो नंबर को बार बार यूज़ करते हैं, 6.022 10^23, इसी के लिए हम लोग अवोगाड्रो कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। कोई भी सब्सटेंस अगर अपने एटॉमिक मास या मोलर मास के इक्वल अगर ग्राम में लिया जाएगा तो 1 मोल होगा, और 1 मोल कोई सब्सटेंस अगर है
तो हमेशा उसमें मालिक्यूल, एटम, आयन का जो नंबर बनेगा वो 6.02 to 1023 बनेगा। कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है कहीं पर किसी भी एटम के और उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ एटम अपान एवोगाड्रो नंबर फार्मूला लगा करके हम नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल अगर निकालना है तो मॉलिक्यूल के जो नंबर दिए गए हैं एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स अगर दिया गया है, अगर अपने कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ मोल गिवन है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये छोटे छोटे चीज़ें जो कि 9th में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो चुके हैं, यहाँ पर केवल एक तरह से रिवीजन के लिए हैं, लेकिन बहुत काम की चीज़ें अपने लिए हैं। परसेंटेज कंपोजिशन की तरफ भी आना चाहूँगा। नाम ही है परसेंटेज कंपोजिशन, आप लोग पहले से ही निकालते चले आ रहे हो कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। परसेंटेज का मतलब ये होता है कि 100 के रिस्पेक्ट में हमें उस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग चलते हैं। और ज़्यादातर केस में आज के टाइम में हम लोग किसी भी सैंपल की प्योरिटी चेक करने के लिए या किसी भी कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट कितने % है उसको कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज कंपोजिशन को यूज़ करते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का जो पहले से तरीका अपने को पता है कि मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड या टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100 फार्मूला यूज़ करके हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में केवल इतना सा ही मैं बताना चाहूँगा, इसके आगे की वीडियो में आगे डिस्कस होगा। इसमें आप लोग थोड़ा सा बुक की हेल्प लेकर के और वीडियो की हेल्प लेकर के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना। क्लासेस में ये चीज़ें दोबारा फिर से डिस्कस की जाएंगी। थैंक यू।